आज हमारे पास जो विषय है वो सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है, नरभक्षण। और सवाल बहुत सीधा है, क्या आज भी दुनिया में कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा देश है जहां इंसानों को खाया जाता है? बिल्कुल। और ये सवाल जब भी आता है तो अक्सर किस्से कहानियों और हकीकत के बीच की जो लाइन है वो धुंधली हो जाती है। तो चलिए आज इसी धुंध को हटाने की कोशिश करते हैं, हमारे स्रोतों की मदद से इसकी तह तक जाते हैं। जी, और इस पड़ताल में सबसे जरूरी है आज की सच्चाई और अतीत के बीच एक साफ लकीर खींचना। तो फिर सबसे पहले सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या आज के दौर में कोई भी ऐसा देश है जहां इंसानों को खाना मतलब नरभक्षण कानूनी तौर पर या सामाजिक तौर पर भी मान्य हो? इसका जवाब एकदम साफ और सीधा है, नहीं। बिल्कुल नहीं। एक भी देश नहीं। आज की तारीख में दुनिया के हर देश में ये एक बहुत ही संगीन जुर्म माना जाता है, पूरी तरह से अवैध है। तो फिर ये सवाल उठता ही क्यों है बार बार? मतलब कहीं तो इसका आधार होगा। सिलसिले में स्रोतों में पापुआ न्यू गिनी का नाम बार बार आता है, ऐसा क्यों? पापुआ न्यू गिनी का जिक्र आता है कोरवई जैसे कुछ जनजातीय समुदायों के संदर्भ में, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई वो खाने की कमी की वजह से नहीं था। मतलब ये सर्वाइवल कैनिबलिज्म नहीं था? नहीं, ये ज्यादातर रिचुअलिस्टिक था, यानी एक परंपरा या किसी विश्वास का हिस्सा था। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। तो ये भूख से नहीं बल्कि किसी विश्वास से जुड़ा था? हाँ, स्रोतों के मुताबिक ये उनके लिए एक तरह की न्याय प्रणाली थी। न्याय प्रणाली? जी, उनका मानना था कि अगर किसी की रहस्यमयी मौत होती है तो उसके पीछे खखुआ यानी एक पुरुष जादूगर का हाथ है। अच्छा। और उस खखुआ को मारकर खा जाने से वे उस बुरी शक्ति को समाज से खत्म कर रहे थे। ये उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा था। वाह, ये तो उस इमेज से बिल्कुल ही अलग है जो हम सबके दिमाग में होती है। तो क्या ये प्रथा आज भी चल रही है? नहीं, ज्यादातर विशेषज्ञ और यहाँ तक कि जो लोग वहाँ गए हैं वो यही मानते हैं कि बाहरी दुनिया के संपर्क में आने और कानूनों की वजह से ये प्रथा अब या तो पूरी तरह खत्म हो चुकी है या फिर बहुत ही दुर्लभ है। मतलब ये अब एक ऐतिहासिक बात होकर रह गई है ज्यादातर। हाँ, ठीक है। एक और नाम जो हमारे स्रोतों में बार बार आया है वो है युगांडा का, और खासकर पूर्व तानाशाह ईदी अमीन का। उनका मामला इससे कैसे जुड़ता है? और देखिए, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। बताइए। ईदी अमीन पर जो आरोप लगे थे वो एक क्रूर, एक वहशी तानाशाह के निजी काम थे। उसका युगांडा की किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक प्रथा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो वो सिर्फ उसकी अपनी हैवानियत थी? बिल्कुल, वो उसकी ताकत का, उसके खौफ का एक घिनौना प्रदर्शन था। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक इंसान के कामों की वजह से पूरे देश को बदनाम कर दिया जाता है। लेकिन क्या ये वाकई पूरी तरह से एक अलग थलग घटना थी? मतलब क्या एक तानाशाह का ऐसा करना उस समाज के बारे में कुछ भी नहीं बताता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। वो समाज के बारे में ये बताता है कि वहाँ कानून का राज खत्म हो चुका था। सही है। एक आदमी के हाथ में इतनी ताकत आ गई थी कि वो कुछ भी कर सकता था और कोई उसे रोकने वाला नहीं था। ये उस तानाशाही के खौफ को दिखाता है, युगांडा की किसी परंपरा को नहीं। ये बात वाकई परेशान करती है। एक तरफ हम पारंपरिक रिवाजों की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक तानाशाह की निजी क्रूरता। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज्यादा। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो इसका सार क्या निकलता है? सार ये है कि आज की दुनिया में नरभक्षण एक मिथक की तरह है, एक शहरी किंवदंती। अच्छा। असल कहानी ये नहीं है कि नरभक्षण आज मौजूद है या नहीं, वो तो लगभग खत्म हो चुका है। असली बात यह है कि बाहरी दुनिया आज भी कुछ समुदायों को उसी पुरानी सनसनीखेज छवि से देखती है, जबकि सच्चाई बहुत पहले ही बदल चुकी है। तो आज की हमारी पड़ताल हमें कहां और कब के बारे में तो बताती है, लेकिन मेरे जहन में एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या? आखिर वे कौन सी वजह थी? चाहे वो न्याय की एक अजीब भावना हो, जिंदा रहने की मजबूरी हो, या फिर ताकत का नशा, जिनकी वजह से इंसानी इतिहास में इस तरह की प्रथाओं ने जन्म लिया। इस पर जरूर सोचा जा सकता है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।